करती हूँ। आज सप्तदिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला के अंतिम दिन आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं मंच पर शोधपीठ के उपनिदेशक महोदय को आमंत्रित करना चाहती हूँ। शोधपीठ के उपनिदेशक महोदय। सात दिवसीय कार्यशाला का आज अंतिम दिन और जो सत्र है वो व्याख्यान का वो अंतिम है। आज इस सत्र के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। सर का योगा पे एक लंबा अनुभव है, अध्ययन है, शोध है। आज सर के हम व्याख्यान से सभी सभागार में जो लोग उपस्थित हैं वो लाभान्वित होंगे और मैं चाहता हूँ कि अब सर को सादर आमंत्रित करना। थोड़ी सी व्यवस्था में बदलाव आया कि लाइट चली गई है और सर का जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड के थ्रू था। आपको देख के सर समझाते तो और अच्छा था, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि जल्दी ही ये व्यवस्था सुचारू ढंग से हो जाएगी और तब तक मैं सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। इस शोधपीठ के निदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी और शोधपीठ से जुड़े हुए सभी सदस्य का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आपसे संवाद करने का अवसर प्रदान किया। सभागार में उपस्थित सभी आत्माओं को मेरा नमन। योग किसे कहते हैं, इसकी बहुत सी डिफिनेशंस दी गई हैं, बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? जुड़ना। तो प्रश्न उठता है किससे जुड़ना। अभी लाइट तो नहीं है तो मैं इसी सब बात कर रहा हूं, नहीं तो और भी आपको समझ में आता। मेरे आज के टॉपिक का जो हेडिंग है वो है योग और मानव जीवन। तो योग मानव जीवन से किस प्रकार जुड़ा है इसकी बात करेंगे। तो मानव जीवन के 3 आयाम जो है वो प्रमुख हैं जिनसे योग की बात जोड़ी जाती है, योग को जोड़ा जाता है। पहला है शरीर, दूसरा है मन, आत्मा। मन, शरीर और आत्मा की जो मौलिक अवस्था है उसे अगर आप प्राप्त कर लें तो उसी को योग कहते हैं। और इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम आपको समझना पड़ेगा कि आपका शरीर क्या है, मन क्या है और आत्मा क्या है। अगर इन 3 बेसिक चीजों को आप नहीं समझ रहे हैं तो योग को समझना बहुत कठिन है। ठीक है? तो इन 3 चीजों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि सृष्टि कैसे बनी। पहली बात, आप सृष्टि के अस्तित्व के आने पर ही आपका भी अस्तित्व यहां पर है। ठीक है? तो सृष्टि के अस्तित्व में एक शब्द है ओम का उपयोग किया जाता है वैदिक विज्ञान में, कि ओम के नाद से ही सृष्टि की संरचना हुई। मैं देख रहा था आपका जो ये वर्कशॉप चल रहा था, तो आदरणीय मल जी ने योग के प्रारंभ होने के पहले ओम का उच्चारण सबसे करवाया।
तो ओम के उच्चारण में 3 वर्ड हैं, अ, उ और म। ओम का उच्चारण आप कैसे करते हैं? वो करें, आप लोग सामूहिक करिए। पहले आ बोलिए और यह सोचिए कि नाभि से वो शब्द निकल रहा है। आ, ऐसे करिए, ठीक है? और नाभि से गले तक ले जाइए। जब आप गले पर पहुंचेंगे वो आ स्वतः ही ऊ में चेंज हो जाएगा। आप करके देख लीजिए कभी। और जो ही उसको आप ऊपर ले जाएंगे वो म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस उद्बोधन से इस उद्बोधन से ही सृष्टि की रचना हुई। इसीलिए योग में अ, उ, म का उच्चारण कराते हैं कि आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं शरीर के, उसमें वाइब्रेशंस हों। और जब उसमें वाइब्रेशंस होंगे तो जो ऊर्जा है वो आपके पूरे शरीर में फैलेगी। और आपके जो आंतरिक, आप हाथ को ऐसे हिला देते हैं, लेकिन आंतरिक अंगों का आपका कोई सृष्टि की रचना हुई तो अहंकार तत्व उसमें विकसित हुआ। और यह अहंकार तत्व ही सबके इंडिविजुअलिटी का परिचय, व्यक्तित्व का परिचय देता है। और इस अहंकार तत्व से फिर सूक्ष्म प्राण रश्मियां, मधु रश्मियां बनी और फिर यहाँ तक तो सबएटॉमिक पार्टिकल्स बने, न्यूक्लियस बना, एटम बना, मॉलिक्यूल बना। एटम बना तो एटम के बनने से ही सृष्टि की संरचना का स्वरूप हमारे सामने दिखने लगे। और इसी को यूनिफाइड फिल्ड थ्योरी ने साइंस में डिफाइन करती है। और सबसे पहले जो बना वो 5 भूत बने, जिनको तन्मात्रा कहते हैं। सूक्ष्म भूत बने जो दिखते नहीं, आपको विजुअल नहीं, लेकिन वो 5 भूतों से 5 महाभूतों का निर्माण हुआ। और इन्हीं 5 महाभूतों से पूरी सृष्टि बनी और इन्हीं से आपका शरीर भी बना। मानव जीवन का जो ये शरीर भी उसी से बना है। उसमें जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये 5 महाभूत हैं। तो ये 5 महाभूत में आकाश, जैसे आकाश महाभूत है तो इसमें आधा भाग आकाश है, 1/8 भाग अन्य भाग है। तो ये 5 महाभूतों से फिर शरीर की रचना हुई या पूरे सृष्टि की रचना हुई। और इन 5 महाभूतों से फिर आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ दोष आते हैं, उनकी सिंथेसिस से, उनके बैलेंस से आपका पूरा शरीर बना। और इसके बाद आगे, और जब एटम बन गया, सबएटॉमिक पार्टिकल बना, एटम बना, परमाणु बना, परमाणु से फिर कोशिका बनी आपके शरीर में। और इस कोशिका से पूरा आपका शरीर बना। तो आपके शरीर में 220 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो 10⁻14 सेल्स की बनी है। मतलब एक पदम कोशिकाओं का समूह है यहाँ। 220 प्रकार की एक पदम कोशिकाओं का समूह है आपका शरीर। और एक पदम कोशिकाओं को लेकर आप चल रहे हैं इस जीवन में। और ये सारी कोशिकाएं वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, समन्वित हैं। अगर इसमें समन्वय की कमी हो जाती है तब रोग बनता है। ठीक है? तो योग में क्या करना है, इन जितनी कोशिकाएं हैं प्रकार की और जितनी कोशिकाएं हैं, इनको हमें मैनेज करना है। अगर ये मैनेज होंगी तभी आप स्वस्थ हैं। और इस प्रक्रिया में आप देखें आपका शरीर कैसे बना। ये सनातन धर्म में जो वैदिक साइंस क्या कहता है कि जो सच्चित आनंद है ये परमात्मा, ठीक है। और इस सच्चित आनंद का
अब आत्मा है जिसे कूटस्थ चैतन्य कहते हैं। जिस सबकी आत्मा यहाँ पर है वो सब कूटस्थ चैतन्य है, इस परमात्मा का ही अंश है। और इस आत्मा में आकर्षण होता है, प्रेम होता है। और ये आत्मा जब माया के क्षेत्र प्रकृति में आती है तो ये आकर्षण बस प्रकृति की ओर देखती है माया के क्षेत्र में, लेकिन माया जो है जिसमें हम खड़े हैं इसमें विकर्षण शक्ति होती है, इसलिए वो आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करती और उसको विकर्षित करती है। और विकर्षण करने में ही जो दिखता है उसी तरह से दिखता है जैसे कि शीशे में आप अपने फेस, आप खड़े होते हैं अपने को देखते हैं, उसी आभासी चित्र दिखता है, आपका ओरिजिनल तो आप उसके बाहर रहता है। उसी प्रकार इस माया में आत्मा का बिंब दिखता है। इसीलिए कहते हैं कि ये आभासी दुनिया है, ये हमेशा हर क्षण बदल रही है। और इस आभासी दुनिया में जो आकर्षण बल है वो आपका बुद्धि का काम करता है, जो चित्त का। और अहंकार आपके इंडिविजुअलिटी का, आप अपने इंडिविजुअल हैं, आपका व्यक्तित्व अलग है, एक दूसरे से यह भाव लेता है। और तीसरा है मनस, जो हर क्षण बदलता है। मन जो है आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है मानव शरीर का, और हर क्षण ये बदलता है। और इस मन को कंट्रोल करना ही सबसे पहला काम योग में होता है। अगर इसे आप नियंत्रित कर लें तो योग की विधा में आप चल सकते हैं। अगर यह नियंत्रित नहीं है तो योग की विधा में चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और इन बुद्धि, चित्त, मनस, अहम के 5 तन्मात्राएं जो शुरू में मैंने बताई वो, और इनसे मिलकर ये कारण शरीर है, और इनसे बनते हैं सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और 5 महाभूतों से आपका ये स्थूल शरीर। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं 15, और ये स्थूल शरीर 5, 20 हो गया। और 4 बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन। इन 24 एलिमेंट से आप इस माया के क्षेत्र में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो आभासी दुनिया है उसमें आप वास्तविक नहीं, वास्तविक जो है वो आपकी आत्मा है, कूटस्थ चैतन्य जो परमात्मा से बनी। और इसी आत्मा को पहचानने की क्रिया हम योग में करते हैं। ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना कि हम क्या हैं। जब आप योग शुरू करते हैं तो कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं कौन? मैं आत्मा। तो इस आत्मा को पहचानने की प्रक्रिया को भी योग कहते हैं। अब बात करें, थोड़ा सा मैं बहुत सरल चल रहा हूं। अब आप देखें, जब आप कोई पूजा पाठ होता है आपके घर में तो आप ये संबोधन देते हैं। पंडित जी कहते हैं सबसे पहले कोई पूजा शुरू करते कहते हैं ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वः, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। 7 लोगों की आप ऊर्जा को आह्वान करते हैं। ठीक है। ये आपका शरीर है, मतलब पृथ्वी पर है, पृथ्वी के ऊपर का वातावरण, उसके ऊपर स्वर्लोक, महाजन, तप, सत्य, ये एनर्जी की लेवल्स हैं। और इन एनर्जी की लेवल से आप गिरे, और इन एनर्जी की लेवल को एक्सेप्ट करना अपनी बॉडी में और अपने को जागृत करना की प्रक्रिया को भी योग कहते हैं। यह योग की विधि से ही हो। और इस ऊर्जा क्षेत्र को जो प्राप्त करता है तो विभिन्न उपलब्धियों को भी प्राप्त करता है। इसीलिए इन एनर्जी लेवल्स को हम याद करते हैं। और इस शरीर में, हमारे शरीर में जो आत्मा है, ये शरीर उसका प्रथम पर्यावरण।
आत्मा का शरीर प्रथम पर्यावरण, ठीक है। और इस प्रथम पर्यावरण से आप 7 लोगों की एनर्जी को याद करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, हम अच्छे मार्गों पर चलें। और ये स्थान है परमात्मा का, और यहीं से आत्मा निकली है। एक्सट्रीम अनादि शक्ति का ये सोर्स है। और यहाँ से जब आप देखें, आपकी शरीर पूरा रथ है, जो रथ चल रहा है वो आपका शरीर है। और 5 इंद्रियां जो हैं इसके घोड़े, आपकी 5 इंद्रियां जिनसे आप देखते, सुनते, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं, ये घोड़े हैं। और ये जो लगाम है, इसकी रेंस है, ये आपके मन है। और जो सारथी है वो बुद्धि। तो ये बुद्धि आपके लगाम को छोड़ती है तो कौन सा घोड़ा किधर चलेगा, रथ किधर मुड़ेगा, ये बुद्धि कंट्रोल करती है। और ये लगाम जो है आपका मन, जो हमेशा भागता ही रहता है, उसको बुद्धि कंट्रोल करती है। और ये इंद्रियां जो है उस मन को भटकाती रहती है, इधर जाना है उधर जाना है। और जो आपकी सोल है इस रथ पर बैठी आती है। आप यात्रा पर निकले हैं, समय और स्थान की यात्रा में आप पृथ्वी पर आए हैं। आपकी आत्मा की यात्रा तो पूरे ब्रह्मांड में, और उस ब्रह्मांड की यात्रा में आप इस समय पृथ्वी पर समय और स्थान के कुछ पल के लिए आप आए, यात्रा कर रहे हैं। तो अब वह यात्रा सुखद कैसे होगी इस पृथ्वी पर, तो आप देखें। मैंने पहले ही बताया था कि 3 एलिमेंट्स हैं, आयाम हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका भौतिक शरीर जिसके आप बने हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। और तीसरा है कारण शरीर जिसको बोलते हैं आत्मा। तो अब कौन कैसे बना है? जो भौतिक शरीर है ये प्रकृति से बना, ठीक है, इसलिए यह ओरिजिन में भौतिक है। सूक्ष्म शरीर, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये भी प्रकृति से बना है, इसलिए भौतिक है। लेकिन आपको न चित्त दिखता है, न मन दिखती है, न बुद्धि दिखता है, न अहंकार दिखता है। कहीं आपके शरीर में दिखता है? नहीं। तो नहीं दिख रहा है, तो यह नहीं दिख रहा है, इसलिए अभौतिक भी है। यद्यपि यह भौतिक प्रकृति से बना है, लेकिन न दिखने के कारण ये अभौतिक है। और कारण शरीर आत्मा जो है आपकी अभौतिक है। तो हमने बताया कि ये रथ है, और ये आपका मन जो है लगाम है, बुद्धि उसको कंट्रोल कर रही है, और इस सबको कंट्रोल करती है आत्मा। तो आत्मा अपने अभौतिक, इसके अभौतिक तत्व से इस भौतिक तत्व शरीर को नियंत्रित करती है। तो शरीर बिना आत्मा के नहीं चलता। आत्मा निकल जाएगी तो शरीर शिव से 100। अगर आत्मा निकल गई तो शरीर को मतलब, ठीक है ना। तो जो भी क्रिया, चेतन लक्षण, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो इस आत्मा की वजह से है। और यह आत्मा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार से के माध्यम से शरीर को चलाता है। अब थोड़ा सा मन की बात कर लेते हैं कि मन, शरीर की बात नहीं, मन की बात कर लेते हैं। वैसे तो मन 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन और चेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। जो सबसे विशेषता है मन में, नारी का मन जो अर्धचेतन मन है वह गर्भावस्था में 3% विकसित रहता है। नर का नहीं, नर का 1% विकसित होता
इसीलिए नारियों को कहा जाता है कि मन को पढ़ने में नारियां नर से आगे हो। तो जिस समय नारी का जन्म होता है, डेवलपमेंट के स्टेज में ही 3% डेवलप हो जाता है, और चेतन मन तो नहीं डेवलप होता, वो 3 साल के बाद, और 3 स्टेप में होता है, 3 से 12, 12 से 18 और 18 से 25। 3 स्टेप में आपका मन विकसित होता है, और इन मन के विकसित होने से ही आप मनुष्यों में देखिए, नर में जो होता है केवल 0.1% डेवलप होता है चेतन, और ये 25 साल तक जाते जाते ये दोनों और चेतन मन विकसित हो जाते हैं। और अगर इतना नहीं विकसित होंगे तो आपको डिसीजन लेने में, कोई कार्य करने में प्रॉब्लम है। और ये विकास आपका करीब 51 वर्ष की उम्र तक चलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ध चेतन मन, इसको मैं आगे बताऊंगा। अर्ध चेतन मन आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी आगे मैं बताता हूँ। उसके विकास से वो चलती है, और इस मन के विकसित होने से ही आपका पूरा जीवन नियंत्रित होता है। तो कैसे होता है? छोटा देखिए, अवचेतन मन के 5 पार्ट होते हैं: नॉलेज, रियलिटी, डिस्कवरी, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कंट्रोल, धनात्मक चेतना, और चेतन मन के धनात्मक, ऋणात्मक चेतना। ये सारी चीजें जो हैं आपके मेमोरी में आती हैं ब्रेन में, और फिर यहाँ से जो आपका केंद्र बिंदु है आंख के बीच में, यहाँ से फिर ये रेगुलेट हो, और फिर आप धनात्मक थाट, ऋणात्मक और न्यूट्रल थाट तीनों को आप गवर्न करते हैं। और मन की कार्यविधि क्या है? आप कैसे, आपके परिवार का इन्वायरमेंट है, कैसा स्कूल का इन्वायरमेंट है, कैसी टेक्नोलॉजी में आप जी रहे हैं, कैसी आपकी फ्रेंडशिप का इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट क्या है, ये सभी विचार आप वीडियो से आपके स्मृति के क्षेत्र में कलेक्ट होते, और फिर यहाँ के सेंटर पॉइंट से शब्द और विचार के रूप में वो बाहर आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मन हो गया। और जो तीसरी चीज़ है योग में, वो है आपकी आत्मा। तो आत्मा जो है परमात्मा का ही पार्ट है, और ये आत्मा माया के क्षेत्र में आती है और जन्म मरण के चक्र में चलती रहती है। तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप मोक्ष पा करके पुनः उस परमात्मा में ना मिले। तो योग क्या है? योग इसी चीज को, ये आत्मा इस कॉस्मॉस में जितनी ब्रह्मांडी ऊर्जा है उसे घेरी, और इस ब्रह्मांडी ऊर्जा का आत्मा ही उपयोग कर सकती है। उसको अगर आप जागृत करें, आपका शरीर नहीं उपयोग कर सकता, तो उसको आपको जाना पड़ेगा आत्मा के ही प्रोसेस से ही। और आत्मा है क्या? आत्मा अविभाजित, आत्मा ऐसी ऊर्जा है जो विभाजित नहीं हो सकती, और कालातीत ऊर्जा है जिस पर काल का कोई इफेक्ट नहीं, और बुद्धि और विचार से परे। और इस एनर्जी को तुलसीदास जी ने कहा है कि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे शाश्वत चेतना है, जो हर जीव प्राणी में विद्यमान है। आत्मा को अनुभव कर सकते हैं सच्चे ज्ञान और बुद्धि के द्वारा। और आत्मा जैसे कि
हमारे शरीर में एक आत्मा है, आपके भी शरीर में आत्मा है। तो आत्मा शरीर या मन से बंधी नहीं है। शरीर की विभिन्नता के भ्रम के कारण ये भिन्न भिन्न लगती है, लेकिन दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब एक है, सबके ऊर्जा लेवल एक है, ठीक है। वो उसमें कोई अंतर नहीं, कोई भिन्न नहीं। और पहले ये माना जाता था, विज्ञान आत्मा के एक्सिस्टेंस की बात नहीं करता था। वो कहता था कि आत्मा नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट स्टॉर्ट हैमरॉक, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, और एक सर रॉबर्ट पेनरोज, यह मैथमेटिशियन है जिन्हें 2020 का नोबेल प्राइज भी मिला। इन लोगों ने गणितीय गणनाओं के आधार पर बताया कि आत्मा की एक्सिस्टेंस शरीर में होती है, और उन्होंने उनके साथ आत्मा जो है मरती नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पहले भी बताया जाता था, और मृत्यु के बाद ये यूनिवर्स में, कॉस्मोस में चली जाती है। और फिर वो कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, और इस बायोलॉजिकल कंप्यूटर में जो ह्यूमन चेतना है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो चलती है, और इसकी वजह से बायो कंप्यूटर से ये एक्टिवेट होती है ब्रेन में। और ये मृत्यु के बाद भी इसकी एक्जिस्टेंस रहती है। और इनको लोगों ने क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस बताया आत्मा के बारे में। और इनका ये कहना है कि आत्मा जो है ब्रेन की कोशिकाओं के माइक्रोट्यूब्यूल्स में एग्जिस्ट करती है, और ये ब्रेन की कोशिकाएं जो हैं इसी में रहती हैं क्वांटम स्टेट में, और क्वांटम इंफॉर्मेशन को ये डिस्प्ले करती है। तो शरीर, मन और आत्मा को अपने मौलिक संतुलित अवस्था के साथ एक होना ही योग है। जो मैं शुरू में बताया कि शरीर, मन और आत्मा अगर मौलिक अवस्था में आ जाती हैं तो वही योग है। योग की बहुत सी डिफिनेशन है, लेकिन जो असली डिफिनेशन ये है, और जब मौलिक संतुलित अवस्था में आप आ जाएंगे जो प्रकृति में सृष्टि के पहले थी, तो तब आप में पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद स्वतः ही आपके अंदर जागृत हो जाएगा। फिर आपका दायरा अपने परिवार से बाहर निकल जाए, और इसी को योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसको पतंजलि ने अष्टांग योग के द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि मौलिक अवस्थाओं के रूप में इसको बताया। यम क्या है? अहिंसा न करें, सत्य बोले, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। मतलब आपको सब करुणा सबसे हो, प्रेम हो, सत्य बोले। सत्य पहले आप अपने से बोले, दूसरे को सत्य बोलने के लिए ना कहें, आप स्वयं को सत्य बोलिए, स्वयं की आत्मा से सत्य बोलिए। ईमानदारी करना है तो स्वयं पहले करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो स्वयं करिए, दूसरे को ना शिक्षा दीजिए। और अपग्रह मतलब आप संग्रह मत करिए चीजों का। आजकल ये टेंडेंसी होती है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लें गलत या सही ढंग से, और उस पैसे का उपयोग हमारे बुरे वक्त में होगा। कोरोना आया, बहुत पैसा जिन लोगों ने कराया वो गए वेदांता में, सब मर गए। और जिनके पास पैसा नहीं था वो साधारण से अस्पताल में या खरीद पर रहे, सब बच गए। तो ये निकाल दीजिए कि पैसा आपको बचा ले, ये दिमाग से निकाल दीजिए। और गलत काम आदमी पैसे को गलत ढंग से कमाने में ही लगाता है। तो संग्रह करने की टेंडेंसी आध्यात्मिक यात्रा का पहला स्टेप है कि आप यम का पालन करें। अगर यम का पालन नहीं करेंगे आप तो योग की कोई भी विधा आपकी काम नहीं करेगी। दूसरा चीज है समाज में रहने के कुछ नियम है, और वो है तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणदान, शौच और संतोष। ये अगर नियम नहीं पालन करेंगे तो आप यहाँ पर
1 हफ्ते से आसन किया जा रहा है, ठीक है। तो योग की पहली विधा है यम नियम। यम नियम नहीं है तो दुनिया का कोई आसन कर लीजिए, योग सिद्धि नहीं होगी। और योग को बहुत लोग आसन ही योग समझते हैं। आसन योग नहीं है, ये शारीरिक क्रिया है। और ये शारीरिक क्रिया इसलिए होती है, जिस प्रकार से आपकी टीवी जो है एंटीना गड़बड़ हो जाता है, तो टीवी के स्क्रीन पर फिल्म आता है, एंटीना का डायरेक्शन सही करते हैं तो साफ आने लगता है। उसी तरह आपकी बॉडी को आसन के द्वारा ऐसा बनाया जाता है कि कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लायक बने। आसन यह सिद्धि करता है। और आसन की जब यह सिद्धि हो जाती है, एक निश्चित मुद्रा आसन में आप बहुत देर तक बैठने की सिद्धि हो जाएगी, तब आप योग के तीसरे स्टेप पर पहुंचेंगे। और आजकल की ये बहुत गलतफहमी है, ये आसन करना ही योग है। आसन उसका एक पार्ट है। और इसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? प्राण शक्ति का विस्तार। आप सांस को लेते हैं, प्राणायाम की कई विधियां हैं। तो जब सांस को लेते हैं तो आपके अंदर जो पूरे ब्रह्मांड में प्राण तत्व है वो विस्तारित होकर के आपके शरीर में आता है। ऑक्सीजन ही प्राण नहीं है, प्राण तत्व दूसरी चीज है। ऑक्सीजन उस प्राण को जागृत करता है, उसका एक एलिमेंट है। तो आप जब प्राणायाम करते हैं तो आपका सिस्टम जो बॉडी है वो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने की स्थिति में आती है और फिर वो कॉस्मिक एनर्जी से लयबद्ध हो। और जब तक ये लयबद्ध नहीं होगी तब तक आप में कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर नहीं आ पाएगी। और फिर प्रत्याहार है कि मतलब जो विचार आपके मन से चारों ओर फैल रहे हैं, वैचारिक भिन्नता है, यह कर लें, वह कर लें, चंद्रमा पर चलें, गोल घर चलें, यहीं बैठे बैठे आप सोच रहे होंगे, मेरा लेक्चर भी सोच रहे हैं और बहुत से विचार भी आ रहे हैं। तो वो सारे विचार खत्म करके आप अपने अंदर की ओर घूमें, आप स्वयं को पहचानना शुरू करें, प्रत्याहार। और जब अंदर की ओर जाएंगे तो आपके जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं 19, वो आपको आपके चित्त के झील में जो विचार है वो आपके सांसारिक विचारों से मुड़ करके आप अंदर की ओर आएंगे। तो दो चक्र है, हृदय चक्र और आत्मा चक्र। तो हृदय चक्र तो आपको इस माया में ले जाएगा, घुमाएगा। लेकिन अगर इस विचार के तल से और वैचारिक प्रत्याहार में आ गए हैं, आत्मा चक्र की ओर 5% भी जाएंगे तो आपका कल्याण होगा। आत्मा कभी छूट नहीं बोलती। आप कोई काम करने चले, गलत काम है तो आत्मा एक बार कहती है कि गलत है, लेकिन तुरंत हृदय चक्र कहता है छोड़ो, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, वो हावी हो जाता है। तो आत्मा की अगर आप सुनेंगे तो आप अच्छे रास्तों पर चलेंगे। आत्मा चक्र को जागृत करें और उससे क्या होगा कि आप इस जागरण की क्रिया में दो चीजें, एक तो आपका शरीर जो दिख रहा है क्लासिकल है, फिर परमाणु के स्तर पर है, फिर न्यूक्लियस के स्तर पर है, फिर इंपायर्ड फिर विज्ञान है। और माइंड जो है आपके माइंड मन को जो है 4 अवस्थाएं, जागृत और सुषुप्ता, अर्ध सुषुप्ता, सुषुप्ता और पूरी। तो जब आप जागृत हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो इस समय जागृत हैं, आपको देख रहे हैं, अपने विचार को हम दे रहे हैं आपको, ये जागृत अवस्था है। और जब इस जागृत अवस्था से, इसको शब्दों में कहते हैं वल्करी, और उससे नीचे आते हैं सुषुप्ता अवस्था में, तो हम मध्यमा तक आते हैं। और उससे भी नीचे जाएंगे तो पश्चिम में जो सुषुप्ता अवस्था, ये अर्ध सुषुप्ता अवस्था है। और जब आत्मा के स्तर पर आते हैं, मन तो माइंड आपका, तो वो तुरीय स्थिति। और कभी कभी आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत फ्रेश अनुभव करते हैं। जीवन में आपको अनुभव होता होगा, किसी दिन सुबह उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश अपने अनुभव करते हैं। तो वो जिस दिन आप फ्रेश अनुभव करते हैं, आप आत्मा के लेवल तक आपके मन की स्थिति आ जाती है।
और 24 घंटे में 1 से 1.5 मिनट हर मनुष्य पूरी स्थिति में जाता है। अगर वो किसी कारणवश उस स्थिति तक नहीं पहुंच रहा है तो सुबह उठने पर उसको बहुत फ्रेशनेस नहीं है। इसीलिए नींद भी बहुत अच्छी जरूरत है कि मन को पूरी स्थिति तक ले जाए। और योग से हम क्या करते हैं, मन को पूरी स्थिति तक ले आते हैं, आत्मा के लेवल तक, और तब असली योग होता है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम धारण ध्यान समाधि करते हैं। जो चीज अंदर को प्रत्याहार किए उसको हम धारण करेंगे, ध्यान करेंगे और फिर समाधि की स्थिति तक जाएंगे। और ये योग की परिणत है। ये बहुत से चक्र हैं, इसके बारे में मैं नहीं बोलता। यदि चक्रों 114 चक्र होते हैं और हम जब समाधि की स्थिति में आते हैं तो पूर्ण निराकारता और आकाश क्षेत्र में पहुंचते हैं। और ये शून्यता ही समाधि की परम अवस्था है। और इस पर जो एक बहुत ही अच्छा रिसर्च अभी हुआ है, एक वैज्ञानिक हैं मैककॉर्मिक क्रोएशिया के, इन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। ये जो बौद्ध लामा होते हैं जो कि 16 साल से 23 साल से इस योग की दिशा में, योग ध्यान धारण समाधि की स्थिति में है, उनका अध्ययन उन लोगों ने किया। और उन्होंने उनके ब्रेन की स्कैनिंग इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, और उस इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में इन्होंने जो अध्ययन किया, हर 50 सेकेंड पर उनके ब्रेन में होने वाले बदलाव को ध्यान की स्थिति में अध्ययन किया। ये 23 साल से है ये 16 साल से जो समाज की स्थिति में लामाओं ब्रेन की स्कैनिंग, और वो पाए उन्होंने कि इन ब्रेन की ध्यान की स्थिति में थीटा और अल्फा वेव्स निकलती हैं ब्रेन से, जिसकी आवृत्ति 4 से 10 हर्ट्ज होती है। तो हम योग की विधा में क्या करते हैं, तो ब्रेन से इमिट होने वाली वेव्स को कम करते हैं, बिल्कुल शून्यता की ओर लाते हैं। क्यों लाते हैं? इसलिए लाते हैं जो कॉस्मिक दिव्य एनर्जी है जो हमारे चारों ओर, वो तो बहुत हाई है। तो जब हम शून्य करेंगे तो एनर्जी का फ्लो वहां से धरती की ओर होगा, दिव्य ऊर्जाएं आपके अंदर आएंगी, है। और यह जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो क्या होता है, मनुष्य में उन लोगों ने बताया कि 1668 जीन्स की क्रियाविधि ही चेंज हो जाती है। जीन्स का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, क्रियाविधि चेंज हो जाती है। क्योंकि आपका शरीर पूरा जीवन केवल 1.5% जीन के एक्सप्रेशन से चलता है। 98.5% जीन्स आपके सुषुप्तावस्था में रहते हैं, और वो अच्छे जीन्स जिनसे एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी पूरा व्यक्तित्व ही आपका चेंज होगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज होगी। और फिर योग करेंगे आप तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी लर्निंग चेंज हो जाएगी, रीजनिंग चेंज हो जाएगी, ग्रेड पॉइंट्स चेंज होंगे, आपके मसल और बोन का रिफ्लेक्शन नर्व सिस्टम का चेंज हो जाएगा। तो जब ये चीजें चेंज होने लगेंगी तो आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। आप जब योग स्टार्ट किए थे और योग करते करते 5 साल बाद आपके पूरे व्यक्तित्व में चेंज दिखने लगे। तो इसीलिए योग आवश्यक है। बच्चों को इसको जन्म से ही कराना चाहिए कि मन, शरीर और आत्मा का लयबद्ध होना बहुत जरूरी है एक मानव बनने। और एक वैज्ञानिक हैं जॉय डिस्पेंजा, इन्होंने जो मैं अर्धचेतन मन की मैं बात कर रहा था, पीनियल ग्लैंड, योग करने से जब आप ध्यान धारण समाधि में जाते हैं तो आपके आज्ञा चक्र के पीछे पीनियल ग्लैंड है, और यह पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट हो जाती है तो क्या होता है, आपके पूरे शरीर में जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है वो आपके मेरुदंड से और ब्रेन तक पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। इसलिए योग करने वाले के चेहरे से, उसकी पर्सनालिटी से, उसके काम करने के ढंग से
आप बता सकते हैं कि ये आदमी योग जरूर करता है। और जब पीनियल की स्थिति ध्यान धारण के समान में एक्टिवेट हो जाती है तो वो तो स्पेशली होता है। और फिर क्या होता है, ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो बीटा वेव्स इमिट होती है आपके ब्रेन, और ये गामा वेव्स जो है आपका पीनियल ग्लैंड ये एक रिसीवर की तरह काम करता है, कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है। और जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी तो आप ध्यान धारण के उच्चतम लेवल पर पहुंच जाएंगे, और फिर आप शरीर से एक हार्मोन मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, और ये मेलाटोनिन और इसके प्रोडक्ट्स आपके शरीर में एंटी कैंसर, एंटी एजिंग, एंटी हार्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल डिजीजेस, एंटी स्ट्रोक, ये आपके ऊपर नहीं होंगे। 101% गारंटी। एड्रीनल को अगर आप एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये योग की दिशा में इसका साइंस है योग का, और इसलिए मानव जीवन में योग उपयोगी है। और जब आप पीनियल एक्टिवेट कर देते हैं तो आप समय के साथ मूव करने लगते हैं, स्पेस नहीं टाइम में मूव करने लगते हैं, फिर आपको भूत और भविष्य सब दिखने लगते। तो यू मूव इन द टाइम एंड यू बिकम्स, और आपका जीवन, मानव जीवन 40 साल पर स्टार्ट हो नहीं, 50 पर नहीं, 60 पर नहीं, कब होगा? योग करके जब इनलाइटेंड होंगे, ध्यान धारण समाधि करेंगे, जब इनलाइटेंड होंगे, जागृत चेतना के साथ जीवन यापन करेंगे, तब आपका जीवन स्टार्ट होगा। उम्र से नहीं होता। आप जागृत चेतना के साथ, जागृत चेतना कैसे जागृत होगी? योग से होगी, जब आप शरीर, मन और आत्मा का लयबद्ध कर लेंगे। और इसलिए कहा जाता है कि कभी कुछ क्षण एकांत में अपने को बैठिए। जीवन में कभी रोज 10 मिनट, 15 मिनट सबसे अलग करके आप बैठिए, करें, कोई पूजा न करें, केवल एक प्रश्न करिए कि आप कौन, हम यहाँ क्यों आए, बस 2 प्रश्न करिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। और जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा कि आप कौन हैं, आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। नहा धोकर शीशे के सामने खड़े होते हैं, बात करते हैं, अपने चेहरे के को उसमें देखिए, आंख से आंख मिलाइए अपने, और हाथ जोड़ करके नमस्कार करें उस आत्मा को, उस शीशे में। आपकी जिंदगी उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगी। और योग की विधा वेदों के ज्ञान से आई है, और वैदिक ट्रेडिशन इंडिकेट दैट यूनिवर्स हैज ओन म्यूजिक, those who listen। इस कॉस्मॉस की अपनी एक म्यूजिक है, संगीत है, उसको अगर आप सुनना चाहें तभी सुनाई देगा, नहीं सुनना चाहेंगे अरे योग योग क्या होता है तो नहीं सुनेंगे। और when we pay attention to the natural laws, we find nature music on earth। अगर हम प्रकृति के संगीत को, प्रकृति के लॉ को फॉलो करके ही पा सकते हैं, वैसे नहीं। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो जो मुझसे पूछ सकते हैं आप, तो मैं उसका निराकरण करने के लिए। यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछें, कुछ जरूरी नहीं कि मुझे उसका जवाब आए। मैं इस प्रक्रिया में अभी विद्यार्थी हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन पढ़ने की प्रक्रिया में हूँ। और जो मुझे अब तक लगा साइंस के आधार पर और ट्रेडिशनल नॉलेज के आधार पर, मैंने हाँ शांत हो जाइए।
दे दें। सर, मन बड़े चंचल के हमें पता है कि अल्कोहल में हमारे यहाँ हानिकारक है, फिर भी हमारा मन करता है पीने के लिए। जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी ड्राई फ्रूट्स है सर। हेलो हाँ, इसे जो जंक फूड है ये पता है हमारे नुकसान करता है, फिर भी हमारा मन करता है खाने के लिए। मतलब मैं कहना चाहता हूँ सर, जो पता है कि हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी मन उसके प्रति मतलब लगाव रखता है सर। देखिए आज के जो पीढ़ी है, आज की जो पीढ़ी है, मैं उसको दोष नहीं दूंगा। उसके पहले वाली पीढ़ी जो जिनके बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने जंक फूड खाना शुरू किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, ये जानते हुए कि जो हानिकारक है, और फिर उसका टेस्ट आपने अपने जो 5 इंद्रियां हैं उसमें आपने स्वाद वाली इंद्रियां को विकसित कर दिया, आपको अच्छा लगने लगा। हर बुरी चीज अच्छी लगती है जानते। जो चीज जीव को कड़वी लगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। करेला खाएंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैगी खाएंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। तो ये बात यहाँ से आप सीख के जा रहे हैं, पिछली पीढ़ी ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, उसमें मैं आपकी गलती नहीं मानता। हमारी पीढ़ी की गलती है कि बताया नहीं कि ये सही है या गलत है, और उस गलत रास्ते का आपने टेस्ट ले लिया। जब टेस्ट ले लिया तो आपको अच्छा लग रहा है, छोड़ना चाहते हैं, मन कर रहा है छोड़ने का, तो संकल्प शक्ति भी है मन में। उस संकल्प लीजिए कि मैं मैगी नहीं खाऊंगा,